हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल किन्ना ग्लो। एंड आई होप आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एंड काम फील कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम वो 3 मेजर मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज ये हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस के रिजल्ट्स को काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देता है। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के बारे में सोच रहे हो, रिजल्ट्स आप जल्दी से जल्दी चाहते हो, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो मिस्टेक नंबर 1, थ्रेडिंग एंड वैक्सिंग। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट कराने से पहले आप वैक्स करा रहे हो, थ्रेडिंग करा रहे हो, तो इलेक्ट्रोलाइसिस वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसको रूट्स चाहिए होता है डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि कैसे रूट्स डिस्ट्रॉय करता है, कैसे। जिन लोगों को पता है उनको तो डाउट ही नहीं होगा इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में कैसे वर्क करता है। जिन लोगों को नहीं पता है, प्लीज़ मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे वर्क करता है, कैसे हमारा हेयर फॉलिकल डिस्ट्रॉय करता है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि मैं कैप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप एक बार प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियो जाके देखो, देन ये वीडियो देखना। आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी उस चीज़ से कि कैसे हमारा हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करता है। मेनली अभी अभी आप जो वीडियो देख रहे हो, आप इतना ही समझो कि मेनली हमारा प्रोब इंसर्ट करते हैं स्ट्रैंड के अलोंग साइड रूट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। रूट्स में हमारा ग्रोथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रोथ सेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेयर ग्रोथ में। जब प्रोब इन ग्रोथ सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, तो फ्यूचर ग्रोथ कैसे होगी हेयर्स की। सो मेनली हमें चाहिए होता है उसका रूट्स। थ्रेडिंग और वैक्सिंग में क्या होता है, हमारा हेयर स्टैंड को निकाल दिया जाता है, प्लस रूट्स भी निकल जाते हैं। स्पेशलिस्ट हमारे रूट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेनली वो हेयर्स के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारा हेयर स्टैंड है, इसके अलोंग साइड हमें रूट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोब इंसर्ट करते हैं हेयर स्टैंड के अलोंग साइड, क्योंकि उनको पता होता है कि हाँ इसके अब यहाँ तक हमारे रूट्स होंगे, वो उतना ही इंसर्ट करते हैं, देन उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं हेयर फॉलिकल को, तब वो डिस्ट्रॉय होता है। अगर आप स्टार्ट कराना चाहते हो और आपने वैक्स करा लिया है और मे बी थ्रेडिंग करा लिया और रूट्स नहीं है, तो आपको वेट करना होगा मैक्सिमम 15 to 20 डेज़, ताकि वो हेयर ग्रोथ इतना हो जाए कि स्पेशलिस्ट उस पर्टिकुलर स्टैंड को देख सके और उसके अलोंग साइड रूट्स को डिस्ट्रॉय कर सके। अगर आपने करा लिया है अगर वैक्सिंग और थ्रेडिंग, तो आपको वेट करना होगा मैक्सिमम, मान के चलो 25 to 30 डेज़, तभी आपका जो ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो वैक्सिंग में और थ्रेडिंग में आपको 30 डेज़ का वेट करना पड़ रहा था। कुछ लोग हैं जो रेज़र यूज़ करते हैं, रेज़र में आपका मैक्सिमम 1 वीक लगता है हेयर ग्रोथ को रीग्रो करने में, मतलब काफ़ी ज़्यादा विजिबल होने में एज़ कम्पेयर टू वैक्सिंग और थ्रेडिंग। थ्रेडिंग और वैक्सिंग जब हम कराते हैं तो हेयर्स जो है वो काफ़ी टाइम लेता है अपनी फुल ग्रोथ आने में या फिर हाफ ग्रोथ आने में भी। बट रेज़र में क्या होगा, आपको 1 वीक के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिख जाएगी। तो आप अगर इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट कराना चाहते हो और आपने रेज़र किया है, तो आपको कम से कम 1 वीक का वेट करना पड़ेगा और आप करा सकते हो उसके बाद। सो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट कराने से पहले हम वैक्सिंग करा रहे हैं, थ्रेडिंग करा रहे हो और रेज़र करा रहे हैं, तो ये इतना हमारे रिजल्ट्स को इतना ज़्यादा स्लो नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट ही नहीं किया है। अब मान लो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट कर दिया और इस बीच आप वैक्सिंग थ्रेडिंग करा रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके रिजल्ट्स को स्लो कर देगा। और जहाँ आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के रिजल्ट्स 6 मंथ्स में मिल रहे हैं ना, वो जाके आपको 10 मंथ्स में मिलेंगे। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। आपको वैक्सिंग और थ्रेडिंग अपने ट्रीटमेंट के बीचों बीच बिल्कुल भी नहीं कराना है। अब मान लो आपको अपने सेशंस के बीच में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हुआ, मीटिंग हुआ कि आपको अपने फेशियल हेयर रिमूव करने पड़ेंगे और वो विजिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आपके प्रीवियस सेशन आपने अभी अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया ना, तो मे बी आपको शेविंग की ज़रूरत पड़ सकती है। बट आपके आफ्टर 9th सेशन और 10th सेशन आपके हेयर इतने विजिबल होंगे ही नहीं कि आपको शेविंग करनी पड़े, या किसी भी अगर आपको कहीं जाना है ना, तो भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। सो प्लीज़ अवॉइड करें वैक्सिंग और थ्रेडिंग, तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। रेज़र आप यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा कि वो इतने विजिबल हो हेयर कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। सो अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना इलेक्ट्रोलाइसिस से। मीन्स
अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि 1 से 2 सेशंस के अंदर परमानेंट रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रोलाइसिस वीक प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करता है हमारे हेयर ग्रोथ साइकिल पे। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि हमें क्यों, अगर ये परमानेंट है तो हमें क्यों बार बार सेशंस लेने पड़ते हैं। तो ये इसलिए नहीं लेना पड़ता कि इलेक्ट्रोलाइसिस वीक है, बल्कि ये हमारे हेयर ग्रोथ साइकिल पे डिपेंड करता है कि हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम सेशंस ले रहे हैं, उस टाइम पे क्या थी, उस पर डिपेंड करता है। सो आपको पेशेंस के साथ ही ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको पहले से ये सोचना है कि ये परमानेंट रिजल्ट्स देगा, आप एक बार स्टार्ट करो तो सही। मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो मैंने हमेशा से ये एक्सपेक्ट किया था कि हाँ, मेरे को रिजल्ट्स परमानेंट मिलेंगे, बट कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे धीरे, नॉट सडन मेरे को मेरे परमानेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च किया, काफ़ी देखा कैसे ये परमानेंट रिजल्ट्स देता है और क्यों इसके मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं अगर ये परमानेंट है तो। वही चीज़ें मैंने अपने वीडियोस में शेयर किया ताकि जितने भी डाउट हो, जो भी अपना परमानेंट हेयर रिमूवल कराना चाहते हैं, वो मेरे वीडियोस के थ्रू हर एक डाउट उनका क्लियर हो जाए। तभी मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। अगर आपको भी ये डाउट है कि क्यों सेशंस बार बार लेने पड़ते हैं हमें अगर ये परमानेंट है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो जाके चेक करो एक बार, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी उस चीज़ से। नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड मिस्टेक के बारे में, कोई भी रैंडम क्लिनिक चूज़ करना। ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी चीप सा क्लिनिक चूज़ नहीं करना है। आपको एक वेल ट्रेंड और सर्टिफाइड क्लिनिक ही चूज़ करना है अपने इलेक्ट्रोलाइसिस ट्रीटमेंट में, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो पर्टिकुलर क्लिनिक आपका कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस में। मान लो गैल्वेनिक यूज़ कर रहा है, थर्मोलाइसिस कर रहा है, इवन ब्लेंड। अगर आपको ये मेथड्स नहीं पता, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है कि क्या इलेक्ट्रोलाइसिस है और कैसे वर्क करता है, उसी में मैंने ये सब मेंशन किया है। तो ये वीडियो मैंने कैप्शन में आप लोगों को भेज दिया है, तो आप प्लीज़ चेक कर सकते हो। नाउ अब मान लो अभी आपने क्लिनिक चूज़ किया है जिसमें सर्टिफाइड आपको स्पेशलिस्ट नहीं है, तो वो गलत टेक्निक का यूज़ करेगा। अब गलत टेक्निक इज इक्वल टू स्कार्स आपको देगा, परमानेंट स्कार्स दे सकता है आपको, इवन आपका काफ़ी ज़्यादा स्किन जो है वो बर्न हो सकता है। तो प्लीज़ आप सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट से ही अपना ट्रीटमेंट कराएं और हमेशा एक ट्रेंड सर्टिफाइड और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आप स्पेशलिस्ट जो है चूज़ करें। उससे पूछें आप कि आप कितने साल से ये कर रहे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको कम से कम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस को लेके। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ उस क्लिनिक को चूज़ ही ना करें। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली है इलेक्ट्रोलाइसिस को लेके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इन फ्यूचर अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस चाहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को लेके, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।